सोशल रिवॉल्यूशन ये हम करना चाहते हैं, ऐसा मैं समझता हूं। कई बार जस्टिस ईश्वरैया जी से मेरी बात भी हुई है कि हम एक सोशल रिवॉल्यूशन चाहते हैं। सो दैट इज आवर ऑब्जेक्टिव। और इस ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए हमने एक अलायंस बनाया है। इससे भी एक पॉइंट क्लियर हो रहा है हमारा कि हम जो संगठन है या जो हम इंडिविजुअल है वो हम इसको हासिल नहीं कर सकते। तो इसलिए जो संगठनाएं सोशल रिवॉल्यूशन चाहते हैं इस देश में, उन संगठनाओं का अलायंस करना चाहते हैं, वो सब संगठनाएं इकट्ठा है। बट फंडामेंटली मैं जो समझ रहा हूं कि हम सोशल रिवॉल्यूशन चाहते हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये है क्या। दीज आर नॉट मियर वर्ड्स। सोशल रिवॉल्यूशन ये मियर वर्ड्स नहीं है। तो ये है ही क्या, इसके बारे में हमें फुल क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर हम अपने ऑब्जेक्टिव के बारे में क्लियर नहीं है तो हम कहां लैंड करेंगे हमें पता नहीं है। मेरी जो समझ है सोशल रिवॉल्यूशन के बारे में, जो एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर है वो है ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर। और वो ऑर्डर से हम हैप्पी नहीं है, हम दुखी है। क्यों दुखी है? क्योंकि ये जो ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर है इसका जो फाउंडेशन है वो गैर बराबरी पर, उसका फाउंडेशन उसके ऊपर आधारित है ये। और ये बाबा साहब ने बिल्कुल क्लियर कहा है, एक सेंटेंस है उनके स्पीचेस में, अप्रूट ब्राह्मणिज्म द स्पिरिट ऑफ इनइक्वालिटी। मतलब ये जीवन के हर क्षेत्र में गैर बराबरी इसका इसका आइडियल है। और ये आइडियल होने की वजह से ये वो चाहते हैं कि इस देश में हर व्यक्ति बराबर नहीं है। और इसलिए इन्होंने एक व्यवस्था बनाई है। इस व्यवस्था को सबसे पहले बुद्धा ने चैलेंज किया। गैर बराबरी की व्यवस्था को सबसे पहले बुद्धा में चैलेंज किया। और भी हमारे बहुत सारे महापुरुषों ने किया जिनके मैं सभी के नाम नहीं ले सकता हूं। लेकिन मॉडर्न इंडिया में सीधे जब आते हैं, दूसरे जो व्यक्ति है मॉडर्न इंडिया में इसको चैलेंज करने वाले हैं वो राष्ट्रपिता फूले है। और फिर तीसरे जो व्यक्ति है वो है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। उन्होंने ये ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर को चैलेंज किया है और वो इस व्यवस्था को अपने ढंग से डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। और ये ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर जो है, जैसे ये इनइक्वालिटी पर आधारित है, तो ये इसको बनाए रखने के लिए जो उन्होंने अपनी व्यवस्था बनाई वो है कास्ट सिस्टम। और इसलिए बाबा साहब ने ये कहा है कि जब तक ये कास्ट सिस्टम रहेगी, डिस्पाइट द कॉन्स्टिट्यूशन ही इज ड्राफ्टेड, कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करके उन्होंने थियोरेटिकली ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर को डिस्ट्रॉय किया है। आर्टिकल 13 के तहत उन्होंने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया है। मनु की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको आर्टिकल 13 के अंतर्गत डिस्ट्रॉय कर दिया है। एंड ही वांटेड ए सोसाइटी, एक सोशल ऑर्डर ऐसा चाहते हैं वो जो इनइक्वालिटी के ऊपर आधारित नहीं हो, वो इक्वालिटी के ऊपर आधारित हो। और वो कॉन्स्टिट्यूशन से उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन प्रैक्टिकली समाज जीवन में आज भी ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर काम कर रहा है। और प्रिसाइजली बाबा साहब चाहते हैं कि उनके जो फॉलोअर है वो इसको डिस्ट्रॉय करे। डिस्ट्रॉय करने की व्यवस्था कॉन्स्टिट्यूशन में बनाई है, बट जो पावर स्ट्रक्चर में है वही कॉन्स्टिट्यूशन लागू करेंगे। और जो पावर स्ट्रक्चर में है वो लोग ये नहीं चाहते। अदरवाइज कॉन्स्टिट्यूशन लागू होकर आज 72 साल हुए हैं और ये डिस्ट्रॉय नहीं हो रही है।
सो जो कॉन्स्टिट्यूशन पावर को कैप्चर किया है, जो पॉलिटिकल पावर को कैप्चर किया है, वो लोग ये चाहते नहीं, और बाबा साहब ये चाहते हैं कि उनके फॉलोअर इसको डिस्ट्रॉय करें। तो इसमें सबसे बड़ा हिंड्रेंस ये कास्ट सिस्टम है, जिसके हम सदस्य हैं, हम जीते हैं, हम कास्ट में जीते हैं, हम बोलते हैं हम नहीं है किसी कास्ट के लोग, बट द हार्ड रियलिटी हमारे जीवन की जो है वो कास्ट में ही हम जी रहे। जैसे अभी हमने अभी आज के कार्यक्रम का टाइटल ही मैंने देखा कि हम SC ST और OBC के लोगों को इकट्ठा करना चाहते हैं, उनमें सीमेंटिंग करना चाहते हैं, उनको जोड़ना चाहते हैं। बाबा साहब ये नहीं चाहते थे, बाबा साहब ने ये आइडेंटिटी नहीं दी हमें, तो बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशनली क्या आइडेंटिटी दी हमें? हमें सबको उन्होंने एक ही आइडेंटिटी दी है, वो है बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स। वो हमें शेड्यूल कास्ट नहीं कह रहे हैं आर्टिकल 16 में, वो हमें शेड्यूल ट्राइब नहीं कह रहे आर्टिकल 16 में, वो हमें OBC भी नहीं कह रहे। मतलब वो हम तीनों को अलग अलग नहीं रखना चाहते, उनको एक बनाना चाहते, और उनके लिए उन्होंने हमें अलग आइडेंटिटी दी, बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स। हम क्या कर रहे हैं? हम इनको सीमेंट लगा के इकट्ठा करना चाहते, लेकिन है हम OBC, है हम शेड्यूल कास्ट, है हम शेड्यूल ट्राइब। दिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प अस। आइडेंटिटी प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल, इस चीज को हमने समझना चाहिए। एक किताब है, डॉक्टर राव है, उन्होंने लिखी है सोशल मूवमेंट्स इन इंडिया, और उन्होंने एक पूरा चैप्टर आइडेंटिटी के ऊपर उसको दिया है। He has devoted one full chapter on identities। और आइडेंटिटी ये बहुत बड़ा रोल सोशल मूवमेंट में करता है। Now if we go by the identity assigned to us by the Brahminical social order, I am OBC because Brahmins say I am OBC. I am scheduled caste because Brahmins say I am scheduled caste. I am scheduled tribe because they say, given an opportunity, I don't want to be a scheduled caste. Scheduled caste is not a caste. OBC is not a caste. It is a group of caste, different caste. और कास्ट आइडेंटिटी उन्होंने जानबूझकर बनाई है। मैंने इसमें जो अपना रिसर्च किया है, समाज जीवन में इसको सामाजिक पहचान कहते हैं। आई बेग टू डिफर, ये पॉलिटिकल आइडेंटिटी है। आर्यों का जब आक्रमण हुआ तब हम किसी कास्ट के लोग थे ही नहीं। अगर हम किसी कास्ट के लोग नहीं थे तो क्या हमारी कुछ पहचान ही नहीं थी? क्या हम बिना पहचान से इस देश में रहते थे? तो हमारी पहचान थी। एटलीस्ट आई कैन से हम यहाँ के ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स हैं, और इंक्लूडिंग जिनको उन्होंने शेड्यूल कास्ट बनाया, अनटचेबल्स बनाया, जिनको उन्होंने शेड्यूल ट्राइब्स बनाया, जिसको वो आदिवासी कहते हैं, जिनको उन्होंने मतलब OBC बनाया, ये सब हम यही के लोग हैं। हम कैसे नहीं तो मेजॉरिटी में होते। ब्राह्मीण्स और जो सो कॉल्ड अपर कास्ट है वो 10% से ज्यादा नहीं है, तो बाहर से आने वाले लोग ज्यादा हो ही नहीं सकते। बाहर से आने वाले कहीं भी, इफ आई गो टू तमिलनाडु एज ए महाराष्ट्रियन, तो तमिलनाडु में महाराष्ट्रियन ज्यादा नहीं हो सकते। लाइकवाइज जब आर्यों ने हमारे देश पर आक्रमण किया तो ज्यादा नहीं थे। तो हम सभी यहाँ के ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स है। आइडेंटिटी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, और इसलिए कि जैसे डॉक्टर राव ने कहा है सोशल मूवमेंट्स इन इंडिया, कि आइडेंटिटी बहुत बड़ा रोल करती है, क्योंकि आइडेंटिटी अट्रैक्ट करती है लोग, आइडेंटिटी रिपेल करती है लोगों को। सिंपली अगर किसी कास्ट का फंक्शन है
नोइंगली और अननोइंगली भी लोग उसमें जाके बैठते हैं, उस कास्ट के लोग, और दूसरे कास्ट के लोग उसमें नहीं जाते। किसी का फंक्शन अगर हो रहा है किसी एक कास्ट का, तो उसी कास्ट के लोग कहीं से भी अगर उनको जानकारी भी नहीं है और पता चल जाता है बाद में, वहां जाके बैठते हैं, और दूसरे कास्ट के लोग वहां नहीं जाते। इसका मतलब यह है कि आइडेंटिटी प्लेज ए इंपॉर्टेंट रोल इन ब्रिंगिंग द पीपल टुगेदर। आइडेंटिटी अट्रैक्ट्स, आइडेंटिटी रिपेल्स। सो देयरफॉर हमारी आइडेंटिटी क्या होनी चाहिए? क्या हमारी आइडेंटिटी वो होनी चाहिए जो हमारे दुश्मनों ने हमें असाइन की, या हमारी आइडेंटिटी अपनी होनी चाहिए जो हम चाहते? इसमें सबसे वाइटल रोल जो है राष्ट्रपिता फुले ने किया है। राष्ट्रपिता फुले ये पहले वो है जिन्होंने ये कहा कि हम जो है यहाँ के ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स है, हम यहाँ के मूल निवासी हैं। ही सेड हम ये जो शूद्र अतिशूद्र ये हमारी आइडेंटिटी नहीं है। फुले साहब के समय में हमें शूद्र और अतिशूद्र कहते थे, ओबीसी नहीं कहते थे, ना ही शेड्यूल कास्ट कहते, अनटचेबल्स कहते थे। लेकिन फुले साहब का ये कहना है कि हमारी जो आइडेंटिटी है वो हम यहाँ के ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स है और हम मेजॉरिटी में है। उनको शूद्र और अतिशूद्रों को इकट्ठा करना पड़ा। क्यों करना पड़ा? क्योंकि दैट वाज द आइडेंटिटी प्रिवेलिंग। उसी नाम से हमें समाज जीवन में जाना जाता था, इसलिए फुले साहब को शूद्र और अतिशूद्र आइडेंटिटी का यूज करना पड़ा। अगर ऑल अलॉन्ग वो मूल निवासी बोलते रहते तो शायद उनके साथ लोग नहीं जुड़ते, क्योंकि लोगों को यह पता नहीं था कि वो है कौन। और आज भी हमारे समाज को पता नहीं है, जो हमारी परेशानी है, कि वो है कौन। वी शुड नो हु वी आर। हमें पता होना चाहिए कि हम है कौन। मेरा ये कंक्लूडेड ओपिनियन है, मैं फुले साहब के साथ मत का हूं कि हम यहाँ के सभी मूल निवासी है। शेड्यूल कास्ट हमारी आइडेंटिटी नहीं है, अनटचेबल हमारी आइडेंटिटी नहीं है, शूद्र हमारी आइडेंटिटी नहीं है, अतिशूद्र हमारी आइडेंटिटी नहीं है। एक तो ये बात है। दूसरी, हम बहुत ज्यादा मात्रा में इग्नोरेंट है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये फुले साहब कह रहे। वो मराठी में उनकी फेमस कोटेशन है, मतलब वो फुले साहब ये कह रहे हैं कि शूद्र नीति गेली, मती गेली, गती गेली, वित्त गेले, शूद्र खतले। इसका मतलब जो है, और ये सब अविद्या के लिए लास्ट का जो सेंटेंस है उनका, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस। और ये हमारी सोसाइटी इग्नोरेंस में जी रही है, ऐसा नहीं है। मेजॉरिटी जो सोसाइटी होती है, कोई भी सोसाइटी है, वो इग्नोरेंस में ही जीती है, प्रिवेलिंग सोशल ऑर्डर में जीती है। उनको उससे कुछ भी लेना देना नहीं होता। देयर आर ओनली फ्यू, वो उस सोशल ऑर्डर को बदलना चाहते। उसमें बुद्धा थे, वो इस सोशल ऑर्डर को बदलना चाहते थे। फुले थे, पेरियार थे, बाबा साहब थे, नारायण गुरु थे। मैं डॉक्टर जी मोहन गोपाल जी से बात कर रहा था इस आइडेंटिटी के परिप्रेक्ष्य में। वो ये कह रहे हैं कि बोरकर साहब, किसी एक हमारे पुरखे ने लिखा है कि हम स्वतंत्र समुदाय है, हम स्वतंत्र समुदाय है। बिल्कुल सही है, बट ये कॉमन नेम हो गया, ये कॉमन आइडेंटिटी। स्वतंत्र समुदाय मतलब व्हाट? हम अलग लोग हैं, इतना हम बोल रहे हैं। हम वो नहीं है जो हमें कहा जा रहा है, वो नहीं है। हम अलग लोग हैं, स्वतंत्र है। बट स्वतंत्र समुदाय को भी अगर हम उनको ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं तो उनको किसी एक आइडेंटिटी के तहत हमें ऑर्गेनाइज करना होगा। एंड दैट आइडेंटिटी, दैट वी आर द ओरिजिनल इनहैबिटेंट। ये तो चीज ये हमने समझना है। सो आइडेंटिटी प्लेज इंपॉर्टेंट रोल। हमारा समाज बहुत ज्यादा इग्नोरेंट है। इनफैक्ट इतना इग्नोरेंट है कि आज भी हम कास्ट में जी रहे हैं, इंक्लूडिंग ऑल। हम जो पढ़े लिखे लोग हैं ये कास्ट में जी रहे हैं। जो इसका फायदा हमें नहीं होता, हमारे दुश्मनों को होता, जिन्होंने ये बनाया। तो ये पॉलिटिकल आइडेंटिटी है, क्योंकि ये इसलिए पॉलिटिकल है कि ये लड़ाई के बाद उन्होंने हमें असाइन किया। और बाबा साहब ने हु वेयर शुद्राज में
ये क्लियरली लिखा है कि हम वो शूद्र नहीं है, इंडो आर्यन सोसाइटी के हम शूद्र नहीं है। तो फिर हम है ही कौन? हम यही के लोग हैं। और इंडो आर्यन सोसाइटी के शूद्रों को जो उन्होंने पनिश किया, ब्राह्मणों ने, जिन क्षत्रियों ने ब्राह्मणों की सुप्रीमेसी एक्सेप्ट नहीं की, ऐसे इंडो आर्यन सोसाइटी के क्षत्रियों को चौथे वर्ण में ढकेल दिया। वो इंडो आर्यन सोसाइटी के शूद्र थे, उनसे हमारा कुछ लेना देना नहीं है। हुवेर द शूद्राज की प्रस्तावना में बाबा साहब ने लिख दिया, और वो बोल रहे हैं कि उनको जो पेनाल्टी लगाई उन्होंने शूद्र बना के, वाई वी आर एक्सेप्टिंग दैट, और उसमें हम क्यों जी रहे। इसका मतलब बाबा साहब की इस मत के थे कि हम ये नहीं। अनटचेबल्स के बारे में जब लिखते वक्त अपना आंदोलन जब चलाया उन्होंने, तो उन्होंने ये कहा, मैंने जो अपने फाउंडेशन बनाया है अपने आंदोलन का, मैं इसको कोट करना बहुत जरूरी समझता हूं, क्योंकि हम भी एक आंदोलन चाहते हैं, ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर को डिस्ट्रॉय करके कॉन्स्टिट्यूशनल सोशल ऑर्डर बनाना चाहते हैं, विच विल बी बेस्ड ऑन दी इक्वालिटी, प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी, जस्टिस एंड फ्रेटर्निटी। इसलिए मैं बाबा साहब ने अपने आंदोलन का जो फाउंडेशन बनाया था उसमें वो लिख रहे हैं कि अनटचेबल्स आर नॉट द पार्ट ऑफ हिंदू और सब सेक्शन ऑफ हिंदूज। बहुत क्लियरली कह दिया कि हम वो नहीं है। अब अगर हमारी आइडेंटिटी शूद्र नहीं है, हमारी आइडेंटिटी किसी ओबीसी के जो भिन्न भिन्न जातियां बनाई, वो भी हमारी आइडेंटिटी नहीं, क्योंकि वो आइडेंटिटी कास्ट सिस्टम की है। कास्ट सिस्टम हमने बनाई नहीं, कास्ट सिस्टम ब्राह्मणों ने सोशल ऑर्डर में अपने हित में बनाई है। गिवन एन अपॉर्चुनिटी, I don't want to be a chamar, I don't want to be a teli, I don't want to be a mali। अगर मुझे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जब मनुस्मृति ने लिखा हमारे खिलाफ में, और मुझे अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन होता, तो मैं ये जो हमें असाइन की है आइडेंटिटी जाति, ये नहीं होता, क्योंकि वो हमें ह्यूमिलेट करती है, वो हमें अपमानित करती है। और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है इस देश में कि वो अपमानित जीवन जीना चाहता है। लेकिन वो हमें लिबर्टी नहीं थी, वो हमें मतलब हमारे ऊपर फोर्स की गई है। लीगल टर्म हम इस्तेमाल करते हैं। हम अभी, मैं एक कस्टम्स एंड एक्साइज में एडिशनल कमिश्नर करके, मैंने अपना ये हम स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते थे, और मैंने ये स्टेटमेंट दिया है कि विदाउट एनी फोर्स एंड कोएर्शन, ये एक्वायर्स किया गया है। हमें आइडेंटिटी उन्होंने जानबूझ के असाइन किया है, हमें डिग्रेड किया है, तो इसको हमें उखाड़ के फेंकना है। तो इसलिए हमने अपनी आइडेंटिटी लेनी चाहिए, और मैं ये चाहता हूं कि ये हमारी आइडेंटिटी मूल्यवाची है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये सिर्फ अनटचेबल्स के लिए नहीं है, ये सभी के लिए है, क्योंकि कास्ट सिस्टम ये हिंदू धर्म का हिस्सा है। और अगर हम किसी कास्ट के लोग नहीं है, जैसे मैं बोल रहा हूं, तो फिर हम हिंदू भी नहीं है। अगर कास्ट सिस्टम ये हिंदू धर्म से निकली हुई है, और हम किसी कास्ट के लोग नहीं है, क्यों नहीं है कि वो हमें अपमानित करती है, हम अपमानित होना नहीं चाहते, अपमानित जीवन जीना नहीं चाहते, तो फिर हम वो नहीं है। मैं ये इसलिए भी ये इश्यू यहां ला रहा हूं कि बाबा साहब ने वो जो अपने हुवेर द शूद्राज में ही लिखा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मे बी पार्टीशन ऑफ इंडिया, दो में से है, वो किताब मेरे पास है। ये किताब है दी आरएसएस, ये एजी नूरानी है, लर्नेड वकील है, बॉम्बे के है। इन्होंने पहले पेज पे बाबा साहब को कोट किया है, थॉट्स ऑन पाकिस्तान की बात है, और वो ये कह रहे हैं, if Hindu Raj does become a fact, if Hindu Raj does become a fact, it will no doubt be the greatest calamity for this country. Hindu Raj must be prevented at any cost. Are we prepared? We are leading a life
as Hindus. We are leading a life as a people of any particular caste. और बाबा साहब को हम मानते भी बोल रहे हैं, और बाबा साहब ये बोल रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र को हमने नहीं होने देना. We should Hindu Raj must be prevented any cost. Are we ready to pay that cost? इसलिए मैं ये बोल रहा हूं. और आज इस देश में जो चला रहे RSS एंड कंपनी और बीजेपी, वो इस देश में हिंदू राष्ट्र डालना चाहते, और हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उनको हेल्प करते हिंदू बोल के खुद को. We'll have to deny publicly. We'll have to deny. We are not. हम शूद्र नहीं है, हम तुम्हारे हिंदू भी नहीं है, हम जो भी है यहाँ के ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स. और आइडेंटिटी जो है ये इमोशनली लोगों को संगठित करती है. इफ वी से दैट वी आर ऑल ओरिजिनल इनहैबिटेंट दिस कंट्री, तो हम इमोशनली इकट्ठा हो जाएंगे. दैट विल गिव अस द स्ट्रेंथ. आज वो स्ट्रेंथ नहीं है. आज हमें SRA क्यों बनाना पड़ रहा है? हमें SRA इसलिए बनाना पड़ रहा है कि अपनी अपनी समझ के अनुसार हमारे समाज के लोग अपने अपने संगठन बना के चला रहे हैं, और वो चाहते हैं कि इस देश में सोशल रिवॉल्यूशन हो. कास्ट में जिएंगे और सोशल रिवॉल्यूशन भी करेंगे. कास्ट वो स्टेटस को ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर मेंटेन करना चाहता है, उसके लिए ही बनाई गई है कास्ट. हम उसको डिस्ट्रॉय करके नया सोशल ऑर्डर बनाना चाहते हैं, और उसको उसमें जीना भी चाहते हैं. दिस इज ए डाइकोटोमी. ये नहीं हो सकता. इस चीज को हमने सीरियसली लेना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है. फर्दर मुझे जो कहना है कि हम कौन है, इसके बारे में बहुत ज्यादा, जैसे मैंने कहा कि हम वो नहीं है. आप ये देखेंगे कि पहले बुद्धा ने ये कहा कि हम यहाँ के इंडिजिनियस लोग हैं. कहा एक किताब मुझे इंदौर में, महू में एक लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी में मुझे एक छोटी किताब मिली. उसका प्रीफेस मैंने पढ़ा जब मैं विजिट किया था, भोपाल में था मैं जब एडिशनल कमिश्नर. तो उसमें एक छोटी किताब मिली. उस किताब में लिखा है, वो ब्राह्मणों ने लिखी है, और उसमें ये लिखा है कि बुद्धा जो है आर्यन व्यवस्था के नहीं थे. जब वो किताब बॉम्बे में मैं ट्रांसफर होके गया और वहां वो किताब मंगाया, क्योंकि बॉम्बे का पब्लिकेशन था, उन्होंने वो प्रीफेस बदल दिया और उनको क्षत्रिय बोल रहे हैं. क्षत्रिय मतलब आर्यन व्यवस्था के क्षत्रिय बोल रहे हैं उनको. वो राजा थे, ये बात सही है, उनके पिताजी राजा थे, ये बात सही है, लेकिन क्या राजा क्या क्षत्रिय हो सकते हैं? ये मैं जिस यहाँ अभी नागपुर में बैठा हूं, ये गोंडवाना क्षेत्र है, और गोंडवाना क्षेत्र में गोंड राजे हुआ करते थे. तो क्या गोंडों को क्षत्रिय मानने के लिए तैयार है क्या ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर में? गोंड को तो शेड्यूल ट्राइब बोलते हैं. अगर वो राजे थे तो क्षत्रिय होने चाहिए उनके हिसाब से. बुद्धा के पिता राजा थे तो वो क्षत्रिय, आर्यन सोशल ऑर्डर के, ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर. ये जो मतलब उन्होंने बदमाशी की है, इसको हमें समझना होगा. तो मैं ये बताना चाहता था कि बुद्धा ने कहा कि हम ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स है, उन्होंने अलग रिलीजन दिया. आप नारायण गुरुजी के पास चले जाइए, नारायण गुरुजी कहते थे हम हिंदू नहीं है. जो हमारे फोर फादर्स है वो ये हम हिंदू नहीं है बोल रहे. फुले साहब को दे लीजिए, उन्होंने सार्वजनिक सत्य धर्म बनाया, वो हिंदू नहीं, वो दिखाई नहीं दे रहा. फुले साहब को हम खुद को फुले साहब के फॉलोअर बोल रहे हैं. फुले साहब ने सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक लिखा कि ये हमारा धर्म है. ये हमारा धर्म क्यों है? क्योंकि जो प्रिवेलिंग धर्म बताया जा रहा था वो नहीं है हम. उन्होंने ये बताया. पेरियार तो अथेइस्ट थे, वो धर्म को ही नहीं मानते थे, बकवास है करके बोल रहे थे. जो हिंदू धर्म प्रिवेलेंट था बोला ये बकवास है, ये हम नहीं मानते. फिर बाबा साहब ने भी बोला कि हम. तो जब हम जिन महापुरुषों को मानते हैं वो ये बोल रहे हैं कि हम ये नहीं है, लेकिन हम जी रहे हैं.
तो ये जो क्लैरिटी होनी चाहिए, द क्लैरिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आइडियोलॉजी, ये हमारे समाज में नहीं होने की वजह से समस्या, और ये मेजॉरिटी लोगों में नहीं रहती है, मैं मानता हूं। लेकिन समाज का जो तबका समाज को लीड कर रहा है, उसको इसके बारे में फुल क्लैरिटी होनी चाहिए, उसके ऑब्जेक्टिव के बारे में क्लैरिटी होनी चाहिए, उसके उसके मेथोडोलॉजी के बारे में क्लैरिटी होनी कि करना क्या है और कैसे करना है। तो जब तक हम ये कास्ट डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, जब तक हम उनसे अलग नहीं होंगे, हम लड़ना चाहते हैं अपने अधिकारों के लिए बाय कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स, कैसे लड़ेंगे? लड़ाई का एक तंत्र होता है, ऐसे ही नहीं लड़ाई ज्यादा हवा में। लड़ाई का क्या तंत्र होता है? द फर्स्ट थिंग है किसी भी लड़ाई में, यू मस्ट आइडेंटिफाई द एनिमी। आप अपने दुश्मन की पहचान करना चाहिए, दैट इज द फर्स्ट। अगर आपको दुश्मन ही पता नहीं, किसके साथ लड़ेंगे? फर्स्ट इज आइडेंटिफाई द एनिमी, सेकेंड इज आइसोलेट द एनिमी, उसको अलग थलग करो, एंड देन फायर। वो हमारे बीच में बैठा है, हमारे घर में आता है, हमारे घर के काम उसके सिवा चलते नहीं है, फिर हम नहीं फाइट आउट कर सकते। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स ऑफ द मूवमेंट। इसके बारे में हमने मतलब सीरियसली सोचना चाहिए। और आगे चल के मैं बस थोड़ा और इसको जो पॉलिटिक्स का एक हिस्सा है, द पॉलिटिक्स के बारे में हम बड़े मतलब वी एवोर पॉलिटिक्स, वी यूज पॉलिटिकल पावर जो हमें दिया गया है, दैट इज द पावर ऑन दिस फिंगर टिप, वो हमें दिया गया है, हम यूज करते हैं। बट एट द सेम टाइम हम पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहते अदरवाइज। और इतना गंदा होता पॉलिटिक्स, तो फिर फुले साहब भी पॉलिटिक्स नहीं करते। पुणे म्युनिसिपालिटी में वो मेंबर थे, अपना आंदोलन चलाते वक्त भी उन्होंने पॉलिटिक्स किया। बाबा साहब ने अपना आंदोलन चलाते वक्त पॉलिटिक्स किया। पेरियार साहब ने अपना सोशल मूवमेंट करते वक्त भी उन्होंने भी पॉलिटिकल ऑप्शन आगे निकले और उन्होंने ये काम किया। लेकिन हम अरे पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए। और रियलिटी ये है कि जब तक पॉलिटिकल पावर कैप्चर नहीं करते, हम सोशियो इकोनॉमिक रिवॉल्यूशन जो हम चाहते हैं वो नहीं हो सकता। वो बाबा साहब ने लिखा है, उन्होंने लिखा लास्ट स्पीच में, जो 25 नवंबर का जो उनका स्पीच है 1949 का, उन्होंने ये लिखा है कि ये जो पॉलिटिकल पावर है, इसी से सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश करने के लिए इसका इस्तेमाल होना चाहिए। नाउ विदाउट हैविंग ए पॉलिटिकल पावर and without having a control over the constitution, how can we achieve a socio-economic equality? ये जो हम चाहते हैं जिससे सोशल रिवॉल्यूशन होगा, ये नहीं हो सकता। तो पॉलिटिक्स, ये बात सही है कि हमारे समाज में हमने राइट टाइप ऑफ पॉलिटिशियंस पैदा नहीं की। हमारे समाज में सेल्फिश लॉर्ड पैदा हुआ पॉलिटिक्स में, या तो वो कांग्रेस के साथ जाता है या तो बीजेपी के साथ जाता है, अपने हमारे लिए कुछ नहीं करता, और उनके पेट बड़े बड़े हुए हैं, उनके मकान बड़े बड़े हुए हैं, और हमारा समाज जो जी रहा है कैसे जी रहा है हमें सबको पता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम राइट टाइप ऑफ पॉलिटिक्स करके इस देश की सत्ता कैप्चर नहीं करें। इनफैक्ट बाबा साहब ने ये कहा एक जगह, I have virtually made you the rulers of this country। 1955 का या 56 का स्पीच है उनका। I have virtually made you the rulers of this country। इस देश के शेड्यूल कास्ट और इस देश के ओबीसी अगर इकट्ठा आते हैं तो इस देश की सत्ता कैप्चर करने से उन्हें कोई नहीं रोक। और वंस दे कैप्चर द पॉलिटिकल पावर, ये जो सोशियो इकोनॉमिक रिवॉल्यूशन जो इसमें चाहते, सोशल डेमोक्रेसी हम चाहते, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी ये चाहते, ये हो सकता है। हमारे ऊपर बंधन लगाए हुए, हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करते हैं, सब्जेक्ट टू लॉ एंड ऑर्डर। विच ऑर्डर दे वांटेड टू प्रोटेक्ट? They wanted to protect the Brahminical social order। अगर हम उसके खिलाफ में पब्लिकली बोलते हैं तो पता है क्या बोल रहे हैं वो? अरे ये मतलब वैमनस्य पैदा करा रहे, मतलब जो चीज हम चाहते हैं अपने अधिकारों के लिए उसके बारे में हम कुछ भी नहीं बोले। मतलब सिचुएशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट अवेलेबल है, उस कॉन्फ्लिक्ट को हम अपने समाज को समझाने के लिए बताए नहीं, और जैसे हम बताने जाते हैं पब्लिक स्पीचेस में
तो वो हमारे लोगों को अंदर कर देते हैं। तो कौन सा मतलब ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है वो कौन सा लॉ एंड ऑर्डर बना के रखना चाहते हैं? पुलिस फोर्स किसके लिए इस्तेमाल हो रही है? हमारे खिलाफ में जो कॉन्स्टिट्यूशनल सोशल ऑर्डर बनाने की बात हम कर रहे हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशनल सोशल ऑर्डर जब बनाने के लिए हम अपनी बात समाज में रखते हैं, तो एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर बनाए रखने के लिए हमारे लोगों को अंदर करते हैं क्या? इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया बाबा साहब ने? ऐसी ही व्यवस्था होना चाहिए। देयर आर मेनी अदर इश्यूज, रिजर्वेशन के इश्यूज हैं। मैंने एक बुकलेट लिखी है, आप लोगों को कहीं से अवेलेबल हो जाती थी, आप जरूर पढ़ना। व्हाई नॉट रिजर्वेशन इन प्रमोशन टू द अदर बैकवर्ड क्लासेस? 2012 में मैंने लिखी है, क्योंकि रिजर्वेशन के माध्यम से सामाजिक क्रांति हो सकती है, हो रही थी। मैं एक गरीब का बच्चा, मजदूर का बच्चा आज बोलने लायक बना। मैं जो एजुकेशन की सिस्टम है, जो हमें रिसोर्सेज चाहिए लड़ाई लड़ने के लिए, मैं मजदूर का बच्चा क्या लड़ सकता था? लेकिन जैसे ही मेरे पास पैसा आया तो मैंने उसका इस आंदोलन को बनाने के लिए, तो इसलिए वो रिजर्वेशन बंद करना चाहते, खत्म कर देना चाहते। मतलब बाबा साहब ने जो ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर खत्म करने के लिए जो व्यवस्था कॉन्स्टिट्यूशन में बनाई, उस व्यवस्था के माध्यम से हम जो करना चाहते हैं वो हमें करने नहीं दे रहे। और आज हमारी जो समस्या है, सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी बहुत दूर की रही, इवन दी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। मतलब बाबा साहब ने मनुस्मृति को डिस्ट्रॉय किया, और अभी जो पावर स्ट्रक्चर में जो लोग हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। इसलिए वो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी बनी हुई है, कॉन्स्टिट्यूशन को किसी भी हालत में लागू होना चाहिए। नौटंकी कर रहे हैं, कांग्रेस ने नौटंकी की, और अभी ये बीजेपी वाले नौटंकी कर रहे हैं, और जो हमारे समाज के लोग जो सत्ता में आए जगह जगह स्टेट में, वो वही ब्राह्मणिकल ढर्रा चला रहे। कौन से रिवोल्यूशनरी स्टेप्स उन्होंने लिए हमारे समाज के? इसलिए वी नीड ए पॉलिटिकल पार्टी which will capture the political power in the interest of our community and to bring about the socio-economic. बस मैं इतना ही कुछ कहना चाहूंगा। थैंक यू। जय भीम, जय मल्यावासी।